चलिए, तो ये चैप्टर आज एंड करेंगे। हमने शुरू किया था बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ डेफिनेशन, मतलब इनकम टैक्स एक्ट का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने सबसे पहले टैक्स का मीनिंग समझ लिया कि टैक्स क्या होता है। मॉनेटरी बर्डन होता है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है, किस पर? पर्सन्स पर। और गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिली है कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, मतलब ये लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाने का पावर है। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, काफ़ी सारी सर्विसेज गवर्नमेंट पब्लिक को प्रोवाइड करती है, जैसे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, पुल बनाने, ठीक है, बांध बनाने हैं, और आर्मी, नेवी, पुलिस वालों को सैलरीज के पेमेंट्स करने हैं। तो काफ़ी सारा काम गवर्नमेंट को करना पड़ता है पब्लिक के लिए। तो फंड की ज़रूरत होती है, इसलिए गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज करके पैसा कलेक्ट करती है। फिर गवर्नमेंट बजट बनाती है कि पैसा आया और खर्च कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट दो टाइप के टैक्सेस इम्पोज करती है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक डिफरेंस हमने समझ लिया था। क्या? डायरेक्ट टैक्स अपनी ओन पॉकेट से पे करना पड़ता है, और इनडायरेक्ट टैक्स दूसरे की से वसूल करके गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है, अपनी ओन पॉकेट से पे नहीं करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स अपनी ओन पॉकेट से पे करना पड़ता है। ये बातें हमने समझ ली थी। फिर हमने बात की थी इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया था 1961 में, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कब से हुआ? 1 अप्रैल 1962 से। और इसमें एवरी ईयर गवर्नमेंट चेंजेस करती है, जिसको अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं हम। अच्छा बताइए, एग्जाम में एमसीक्यू में आ जाता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी एंट्री से गवर्नमेंट को पावर मिला इनकम टैक्स इम्पोज करने का? एंट्री नंबर 82 से। एंट्री नंबर 82 का नाम क्या है? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। इस एंट्री से ही जाहिर हो गया कि एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट उसके ऊपर क्या रहेगा? वैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो इनकम टैक्स एक्ट भी नहीं जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, तो फिर इनकम टैक्स एक्ट में भी लिखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो इसके लिए मैंने बताया था कि सेक्शन 10 सेक्शन 10 क्लॉज 1 बोलेंगे, सबसेक्शन 1 नहीं बोलेंगे। दो सेक्शन के लिए बोला मैंने ऐसा, सेक्शन 2 और 10 के लिए विद इन ब्रैकेट जो लिखा होगा वो क्लॉज होगा। ठीक है, अच्छा इसके आगे और भी कुछ हो, जैसे इसके आगे इस तरीके से लिखा हो, तो ये कहलाएगा सब क्लॉज। ठीक है, रीजन ये विद इन ब्रैकेट वाला क्या है? क्लॉज। तो उसके आगे और कोई ब्रैकेट है तो सब क्लॉज। एवरी ईयर गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट्स करती है। अमेंडमेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बजट लेके आती है, यूनियन बजट। यूनियन बजट का एक छोटा सा पार्ट होता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में दो बातें होती हैं। क्या? एक तो टैक्स रेट्स। अच्छा, अब ये टैक्स रेट्स का भी माजरा कुछ अलग ही है। ये जो टैक्स रेट्स बजट के अंदर आती हैं वो नॉर्मल इनकम के लिए होती है, नॉर्मल इनकम। अच्छा, स्पेशल इनकम भी कुछ होती है क्या? यस, जैसे आपने प्रॉपर्टी सेल की, कैपिटल गेन हुआ, ठीक है, तो कैपिटल गेन की इनकम स्पेशल इनकम कहलाती है। तो स्पेशल इनकम पर हो सकता है अलग टैक्स रेट हो। तो हम इनकम को दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, एक कहलाता है नॉर्मल इनकम, एक कहलाएगी स्पेशल इनकम। यहां इस बजट के अंदर जो टैक्स रेट गिवन होंगी वो किसके लिए होंगी? वो नॉर्मल इनकम्स के लिए होंगी, नॉर्मल इनकम्स के लिए। अच्छा, तो स्पेशल इनकम पर टैक्स रेट कहां दे रखी होगी? वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही दे रखी होंगी। तो स्पेशल इनकम पर टैक्स रेट के लिए हमको क्या रेफर करना पड़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शंस। ठीक है, और
नॉर्मल इनकम पर टैक्स रेट के लिए हमको रेफर करना पड़ेगा बजट, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, बजट के अंदर अमेंडमेंट्स जो गवर्नमेंट प्रपोज करती है, ये सिर्फ अभी प्रपोज्ड हैं, फाइनल कब होंगे, जब प्रेसिडेंशियल असेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले फाइनेंस बिल मैंने कहा पार्लियामेंट में रखा जाता है, वहां पर लोकसभा राज्यसभा मतलब बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इसको पास कर देते हैं। उसके पास होने के बाद ये प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजा जाता है। प्रेसिडेंशियल असेंट मिलने के बाद यही फाइनेंस बिल बन जाता है फाइनेंस एक्ट। फिर हमने बात की कि ऐसे तो 1 फरवरी को ही आता है इन जनरल बजट, 1 फरवरी को आता है, लेकिन मान लो अक्टूबर में नवंबर में अगर गवर्नमेंट को कोई अमेंडमेंट करने की नेसेसिटी फील हो तो फिर गवर्नमेंट बजट की डेट आने का इंतजार नहीं करेगी और उस केस में गवर्नमेंट अमेंडमेंट एक्ट और ऑर्डिनेंस पास कर देगी, ठीक है। और हमने कहा अभी फाइनेंशियल ईयर आपका एप्लीकेबल एग्जाम के लिए कौन सा होगा, फाइनेंस एक्ट 2022-23। तो इसका फाइनेंस बिल कौन सा होगा, 2022। ये कब आया, पार्लियामेंट में कब रखा गया, 1 February 2022 को, और ये फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट कब हो गया, मतलब इसको प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिली, 30 मार्च 2022 को, ठीक है। ये बेसिक बातें हम समझ चुके थे। इसके अलावा हमने पढ़ा था इनकम कंप्यूट करने का तरीका, किसी भी पर्सन की इनकम कंप्यूट कैसे की जाएगी, हमने ये कुछ तरीका समझा था कि गवर्नमेंट ने 5 हेड का टैक्सेशन सिस्टम बनाया है। पहला हेड बनाया है इनकम फ्रॉम सैलरीज, दूसरा हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और पांचवा हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और सैलरी इनकम पर टैक्स चार्ज किया जाएगा, ये कौन से सेक्शन में लिखा गया, सेक्शन 15, इसलिए सेक्शन 15 सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन कहलाता है। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी हेड का चार्जिंग सेक्शन 22, बिजनेस हेड का, अच्छा इस बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इसको हम शॉर्ट में नाम देंगे पीजीबीपी। पीजीबीपी का फुल फॉर्म प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, शॉर्ट में बोले तो पीजीबीपी। इसका चार्जिंग सेक्शन 28 और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चौथा हेड, इसका चार्जिंग सेक्शन 45 और अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसको भी हम शॉर्ट में बोलेंगे आगे चल के IFOS, इसका चार्जिंग सेक्शन 56। मतलब हर हेड 5 हेड है और पांचों हेड का अलग अलग चार्जिंग सेक्शन गवर्नमेंट ने बना रखा है। ये तो है हेड का चार्जिंग सेक्शन। फिर मैंने बोला 3 अलग चैप्टर और हैं, उनका भी इफेक्ट देंगे हम। क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर का इफेक्ट देंगे। क्लबिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, किसी दूसरे पर्सन की इनकम मेरी इनकम में ऐड की जा सकती है, उसको बोला जाता है क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। तो किसी दूसरे पर्सन की इनकम मेरी इनकम में क्लब की जा सकती है, जोड़ी जा सकती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, मेरे माइनर चाइल्ड को FDR पर फिक्स डिपॉजिट बैंक में करवाई मैंने और उस पर इंटरेस्ट मिला, तो वो मेरी इनकम में क्लब हो जाएगा। दूसरा एग्रीगेशन ऑफ इनकम, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि मैरिज और शादी पार्टी वगैरह पर आपने खूब जम के एक्सपेंडिचर किया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जब आपके पास नोटिस आया तो आप उसका रिप्लाई नहीं कर पाए। आपसे पूछा गया कि ये इतना एक्सपेंडिचर करने का आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या था, आप जवाब नहीं दे पाए, ठीक है। तो अगर वो पर्सन कोई एक्सप्लेनेशन फर्निश नहीं कर पाता है तो गवर्नमेंट बोलती है ये क्या है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है,
जिसका जवाब आप नहीं दे पाए, मतलब इस एक्सपेंडिचर को करने का आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या था, आप रिप्लाई नहीं दे पाए, तो हम इसे आपकी इनकम मानेंगे। आप बोलोगे ये तो खर्चा था, इनकम कैसे मानोगे? गवर्नमेंट कहती है कि खर्चा तो तब होता है ना जब आपके पास इनकम होती है, तो आपने खर्चा कर दिया बगैर इनकम के, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब इनकम जरूर हुई थी, आपने छुपाई थी। इसीलिए हम इस अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर को आपकी इनकम मान लेंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने चैप्टर बनाया एग्रीगेशन ऑफ इनकम। फिर तीसरा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे आपको बिजनेस हेड में लॉस है 10 लाख का, और आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड में मान लो 12 लाख की इनकम है, तो आप ये बिजनेस का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन है, आप बिजनेस का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से तो सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस का लॉस सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। तो इस चैप्टर में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर में हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस पढ़ेंगे कि क्या, कौन सी नेगेटिव इनकम मतलब लॉस, कौन सी पॉजिटिव इनकम मतलब प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है, और क्या सेट ऑफ नहीं हो सकता है। और सेट ऑफ नहीं हो पाए कोई लॉस, तो हम उसको बोलेंगे अनएब्जॉर्ब्ड रह गया है, मतलब सेट ऑफ नहीं हो पाया इस साल, तो कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएंगे तो क्या होगा, अगले ईयर की इनकम से उस लॉस को सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो 3 चैप्टर का इफेक्ट दे देंगे हम। सबसे पहले हमने क्या किया, 5 हेड की इनकम उठा ली, फिर हमने उसमें 3 चैप्टर्स का इफेक्ट दे दिया, क्लबिंग ऑफ इनकम, एग्रीगेशन ऑफ इनकम और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। 3 चैप्टर का इफेक्ट देने के बाद हमारे पास क्या आएगी, ग्रॉस टोटल इनकम, शॉर्ट में बोले तो जीटीआई, और इसमें से चैप्टर 6 के डिडक्शंस लेस हो जाएंगे, तब जाके आएगी हमारे पास टोटल इनकम। टोटल इनकम वो अमाउंट है जिस पर टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। इसके लिए मैंने बोला था कि अगर आपकी टोटल इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम है 2.5 लाख तक, अगर आपकी टोटल इनकम है 2.5 लाख तक, तो आप पर बेसिक टैक्स कितना लगेगा, बेसिक टैक्स 0%। और अगर आपकी जो इनकम 2.5 लाख से ऊपर गई लेकिन 5 लाख के बीच है, उस पर कितना, 5%। और 5 लाख के अबो जो इनकम है बट 10 लाख को एक्सीड नहीं कर रही है, तो उस पर 20%, ठीक है। और जो इनकम 10 लाख को एक्सीड हो गई है उस पे 30%। तो ये टैक्स रेट्स के लिए हम क्या देखते हैं, टोटल इनकम, और टोटल इनकम तो ये है, मतलब टोटल इनकम को देखते हुए हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। मतलब टोटल इनकम वो अमाउंट है जिस पर टैक्स कंप्यूट किया जाता है, ठीक है। मैंने बोला अभी नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए आपने सुना होगा, अभी बजट में 7 लाख वगैरह का कुछ है, वो सब बातें आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और टैक्स रेजिम, ये नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम कहलाती है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने कंसेशनल टैक्स रेट और बताई है, जिसमें अभी नहीं पढ़ेंगे डिटेल में। उसमें गवर्नमेंट ने बोला इनकम आप 2.5 लाख से बढ़ाओ, इनकम आप 2.5 लाख से बढ़ाओ, और टैक्स रेट 5% से बढ़ाओ, ठीक है। तो वो भी एक अलग स्कीम है, उसका नाम है अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम। उसका एक कंप्लीट सेक्शन है, पूरा चैप्टर है अलग से, और पूरे चैप्टर में एक ही सेक्शन है, सेक्शन 115 BAC, 115 BAC। इसमें कंसेशनल टैक्स रेट्स का भी ऑप्शन है। मतलब जब ये सेक्शन आया था तब लोग बात कर रहे थे कि अच्छा
अब सीए को भी अपने क्लाइंट को ऐसे बताना पड़ेगा, जैसे दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार बोलता है ये आइटम ले लो, ये पसंद नहीं आता है तो ये ले लो। वैसे ही सीए को भी क्या करना पड़ेगा कि अपने क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि नॉर्मल टैक्स रेट में, आप नॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम में आपका ये टैक्स बनता है और अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम में आपका ये बनता है। दो तरीके से कैलकुलेशन करके अपने क्लाइंट को बतानी पड़ेगी। फिर क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि आप कौन सी स्कीम ऑप्ट करते हो। ठीक है, तो दो तरीके की स्कीम्स हैं, एक कहलाता है नॉर्मल टैक्सेशन रेजिम और एक कहलाएगा अल्टरनेटिव टैक्सेशन रेजिम। तो ये सब किसके लिए? इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। सीए इंटर में आप अधिकतर बातें इंडिविजुअल और एचयूएफ की समझोगे, लेकिन जब फाइनल में आओगे तब कंपनी की भी बातें समझोगे। कंपनी में भी डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, फिर नॉन रेजिडेंट का भी टैक्सेशन समझोगे, फिर पार्टनरशिप फर्म, सिंपल वाली, फिर एलएलपी, इन सब के टैक्सेशन भी आएंगे। अभी इंटरमीडिएट लेवल पर तो आपको सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ की बातें समझनी है। ठीक है, चलिए, तो हमने एसएससी की डेफिनेशन समझी थी, पर्सन की डेफिनेशन समझ ली थी। एसएससी की डेफिनेशन में हमने समझा वो पर्सन एसएससी है। इन जनरल तो क्या समझा आपने कि ऐसा पर्सन जिसकी इनकम हम एसेस करेंगे, ऐसा पर्सन जिसकी इनकम हम एसेस करेंगे उस पर्सन को हम बोलेंगे एसएससी। लेकिन फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? ऐसा पर्सन जो अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के तहत टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, शॉर्ट में बोले टिप, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करने के लिए लायबल है। और ये तो मीन्स पार्ट था डेफिनेशन का, मीन्स पार्ट। फिर इंक्लूड्स पार्ट में क्या क्या लिखा गया? डीम्ड एसएससी, मतलब मेन एसएससी कोई और है। डीम्ड एसएससी मतलब डिपार्टमेंट अगर मेन एसएससी को पकड़ नहीं पा रहा है तो डीम्ड एसएससी को पकड़कर टैक्स की वसूली कर सके। इसलिए डेफिनेशन में लिखा गया एसएससी इनक्लूड्स डीम्ड एसएससी। मेन एसएससी को पकड़ नहीं पा रहे हैं तो टैक्स की रिकवरी डीम्ड एसएससी से कर सके। तो डीम्ड एसएससी में क्या क्या होगा? डिसीज्ड पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो मेन एसएससी कौन है यहाँ पर? डिसीज्ड पर्सन, उसकी डेथ हो गई तो उससे टैक्स की वसूली हो नहीं पाएगी, तो फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पकड़ा जाएगा डिसीज्ड पर्सन के टैक्स की वसूली के लिए। तो डिसीज्ड पर्सन तो मेन एसएससी हो गया, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या हो गया? डीम्ड एसएससी। माइनर और ल्यूनेटिक, ये क्या हो गया? मेन एसएससी। इससे टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है तो उसके गार्जियन से टैक्स की वसूली की जाएगी, इसलिए गार्जियन को बोला जाएगा डीम्ड एसएससी। ठीक है, और एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट, इसका एग्जांपल मैंने दे दिया था डिटेल में। तो नॉन रेजिडेंट मेन एसएससी है, तो उसका एजेंट, नॉन रेजिडेंट इंडिया में अवेलेबल नहीं है, उससे टैक्स की रिकवरी कैसे करें? तो इंडिया में उसका जो एजेंट अवेलेबल है उससे टैक्स की रिकवरी की जा सके, इसलिए एजेंट हो गया आपका डीम्ड एसएससी। और ट्रस्ट मेन एसएससी है, उससे टैक्स की रिकवरी नहीं हो पा रही है तो उसके ट्रस्टी से टैक्स की रिकवरी कर सके, ट्रस्ट के टैक्स की रिकवरी ट्रस्टी से की जा सके, इसलिए ट्रस्टी को डीम्ड एसएससी कहा जाएगा। तो गवर्नमेंट ने डीम्ड एसएससी का कंसेप्ट भी बना दिया और बोला एसएससी इंक्लूड्स डीम्ड एसएससी। फिर एसएससी इन डिफॉल्ट, कोई पर्सन टीडीएस के प्रोविजंस का डिफॉल्ट करता है, किसी पर्सन दूसरे पर्सन को पेमेंट करता है, पेमेंट करते वक्त टीडीएस काटना भूल जाता है, तो जो डिफॉल्टर पर्सन है, जो टीडीएस काटना भूला, उससे टैक्स की वसूली हो सके, तो ऐसे टीडीएस डिफॉल्टर को क्या बोला जाएगा? एसएससी इन डिफॉल्ट। तीसरी कैटेगरी हमने समझा जिसके अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी है, किसके लिए? फॉर असेसमेंट ऑफ उसकी इनकम और लॉस के असेसमेंट के लिए। मैंने बोला कोई पर्सन के बहुत ही ज्यादा इनकम है लेकिन उसके बावजूद वो रिटर्न फाइल नहीं करता है,
पता पड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, एक्सटर्नल सोर्सेस से पता पड़ा कि इस पर्सन की तो बहुत ज्यादा इनकम है, ठीक है। तो टैक्स की वसूली करने के लिए उस पर्सन के अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देगा, तो फिर वो पर्सन भी एसएससी कहलाएगा। इसके अलावा मैंने एग्जांपल दिया था, माइनर चाइल्ड मेरा, उसकी इनकम मुझ में क्लब होगी, ठीक है। तो अगर ऐसी इनकम है जो किसी दूसरे पर्सन की है, ऑफ एनी अदर पर्सन, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में मैं एसेसेबल लूं, ठीक है, और मेरे को कोई रिफंड ड्यू है तो मुझे एसएससी कहा जाएगा। या बताइए, अब मैंने बोला मेरा माइनर सन है, उसके लिए मैंने बैंक में एफडी करवा दी, बैंक वालों ने उस एफडी के इंटरेस्ट पर टीडीएस काट दिया, ठीक है। अब बताइए, वो मेरे माइनर सन की इनकम मेरे में क्लब हो गई क्या? क्लब हो गई, क्लब हो गई। तो वो जो टीडीएस कटा है उसकी क्रेडिट भी मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी इनकम मेरे रिटर्न के अंदर है, तो उसकी टीडीएस की क्रेडिट भी मुझे मिलनी चाहिए। तो रिफंड मुझे ड्यू है या किसी अदर पर्सन को ड्यू है? मेरे माइनर सन को रिफंड ड्यू है। अब वो उसकी इनकम अगर मुझ में क्लब हो गई तो टीडीएस जो कटा है उसकी क्रेडिट भी मुझे मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एसएससी माना जाएगा। ये था सेक्शन 2 क्लॉज 7। अब असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट क्लियर है। मैंने बोला फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा? फाइनेंस एक्ट 2022, ठीक है। ये किस फाइनेंशियल ईयर को कवर करेगा? 2022-23 को कवर करेगा, जो शुरू होता है इस डेट से और खत्म होता है इस डेट को। मैंने बोला ये फाइनेंस एक्ट आया था 1 फरवरी 2022 को। मैंने बोला अगर ये इस डेट को आया तो उसने, फाइनेंस एक्ट ने क्या बताया कि इस डेट को आकर बताया कि हम इस डेट से कुछ चेंजेस करने वाले हैं। मतलब चेंजेस आपको इन जनरल 2 महीने पहले इंटीमेट कर दिए गए। इन जनरल 2 महीने पहले आपको चेंजेस होने वाले हैं, और क्या होने वाले हैं वो 2 महीने पहले ही बता दिया जाता है, ठीक है। और मैंने बोला कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है, जिस ईयर की इनकम पर हम टैक्स लगाते हैं, उस ईयर की इनकम हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एसेस करते हैं। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? 23-24, ठीक है। तो जिस ईयर में हम इनकम एसेस करेंगे उसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर, उस ईयर को हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर अगर 23-24 है तो बोल रहे हैं कि 22-23 जो है उसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। तो इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब पिछले साल से नहीं है। ये वर्ड प्रीवियस ईयर किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है? असेसमेंट ईयर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि असेसमेंट ईयर 23-24 है तो उसका प्रीवियस ईयर 22-23। लेकिन इससे सेंस क्या निकलता है? जिस फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर हम टैक्स लगाना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में वेरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम उस पर टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए पहले इनकम एसेस करते हैं और फिर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो उस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की भी बातें हमने समझ ली थी। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 9 में दे रखी है कि ये एक 12 महीने का पीरियड होगा, और कब से शुरू होगा? एवरी ईयर 1 अप्रैल को शुरू होगा। स्टार्ट 1 अप्रैल को होगा और एंड 31 मार्च को होगा ऑफ द सक्सीडिंग ईयर।
सक्सीडिंग ईयर बोल दिया तो सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो आपका क्या हुआ, 23 चॉइस। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर 22-23 है तो उसका असेसमेंट ईयर 23 चॉइस। फिर प्रीवियस ईयर के लिए 2 सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 34 रीड विथ। जब एक ही बात के लिए 2 सेक्शन लगते ना तो लैंग्वेज इस तरीके से यूज की जाती है कि सेक्शन 2 क्लॉज 34 रीड विथ सेक्शन 3। ऐसा क्यों? प्रीवियस ईयर के लिए गवर्नमेंट ने 2 सेक्शन बना दिए, 2 सेक्शन में मिक्स करके डेफिनेशन दी। क्या पहले तो लिखा सेक्शन 234 में क्या लिखा कि हम सेक्शन 3 में बताएंगे कि प्रीवियस ईयर की मीनिंग क्या है, प्रीवियस ईयर का मीनिंग हम सेक्शन 3 में बताएंगे। क्या लिखा? प्रीवियस ईयर इज द ईयर विच इज डिफाइंड इन सेक्शन 3। फिर सेक्शन 3 के अंदर जाके लिखा कि प्रीवियस ईयर क्या होगा एग्जैक्टली, मीन्स द ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग टू असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट ईयर के इमीडिएटली प्रिसीडिंग है। तो असेसमेंट ईयर आपका 23 चॉइस है, उसका इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर क्या हुआ, 22-23। तो अगर आपका असेसमेंट ईयर 23 चॉइस है तो आपका प्रीवियस ईयर क्या हुआ, 22-23। फिर जीटीआई की डेफिनेशन, ग्रॉस टोटल इनकम की डेफिनेशन। मैंने बोला आप 5 हेड की इनकम उठा लेंगे, उनका एग्रीगेट करेंगे, 5 हेड की इनकम का हम एग्रीगेट करेंगे तो जीटीआई आएगी। ठीक है, 5 हेड कौन कौन से होंगे? इनकम फ्रॉम सैलरीज, सेकेंड हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड पीजीबीपी बोलूं इसको शॉर्ट में, मैंने बोला इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इसका वैसे फॉर्मल नाम क्या है, प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, शॉर्ट में बोले तो पीजीबीपी। और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसको भी हम शॉर्ट में बोलेंगे IFOS। ठीक है, तो ये सब 5 हेड का टैक्सेशन सिस्टम गवर्नमेंट ने दिया है। पर्सन कोई भी हो, सबकी जीटीआई कैलकुलेट करने का तरीका तो यही रहेगा। अब आपको ऑब्जेक्शन होगा कि सर कंपनी को सैलरी की इनकम होगी नहीं, तो फिर उसके लिए सैलरी रेट में क्या निल लिखना? पर्सन कोई भी हो, इनकम कैलकुलेट करने का तरीका तो यही रहेगा। फिर टोटल इनकम किसको बोलेंगे, बता दिया था। जीटीआई में से क्या लेस करोगे, चैप्टर 6A के डिडक्शंस। जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम चैप्टर 6A के डिडक्शंस लेस कर देते हैं तो टोटल इनकम आती है। और ये टोटल इनकम क्यों निकाली गई है? ताकि इस पर टैक्स कैलकुलेशन हो सके। टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम है, दिस इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल इनकम ऑन विच टैक्स हैज टू बी इम्पोज्ड। इस पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। फिर एक सेक्शन 14 कैपिटल ए यही समझ लेते हैं हम, आगे बार बार काम आएगा। इससे एक बेसिक बात जुड़ी हुई है। मुझे एक बात बताइए, जैसे आप बिजनेस इनकम निकालेंगे, बिजनेस इनकम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले बिजनेस का P&L अकाउंट बनाएंगे। P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में सेल्स और अदर इनकम लिखेंगे, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखेंगे। अब मेरे को एक बात बताइए, टैक्स कौन सी बिजनेस इनकम पे लगना चाहिए, ग्रॉस वाली, मतलब जो क्रेडिट साइड में आ रही है आपके सेल्स और अदर इनकम, या नेट प्रॉफिट पे आपके टैक्स लगना चाहिए? नेट प्रॉफिट पे लगना चाहिए। इसका मतलब ग्रॉस इनकम पर टैक्स नहीं लगाया जाए, किस पे लगा जाए, नेट इनकम पर, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस लेस होने के बाद पहले हम ग्रॉस इनकम उठा लें, उसमें से एक्सपेंसेस लेस करें तो नेट इनकम आएगी। तो वही हमें यहां लिखनी होती है। जैसे पीजीबीपी हेड में हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे, ग्रॉस इनकम नहीं लिखेंगे, नेट इनकम लिखेंगे, नेट प्रॉफिट लिखेंगे।
तो इसका मतलब नेट इनकम निकालने के लिए तो हमको एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं एक्सपेंसेस लेस कर सकते हैं हम। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर गवर्नमेंट बोले कि ये इनकम एग्जेम्प्ट है, इस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, तो बताइए उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस आपको अलाउ होंगे क्या? जब गवर्नमेंट इनकम पर ही टैक्स नहीं लगा रही, तो आप उस इनकम को अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस करोगे उसका डिडक्शन आपको लेस करना अलाउ करेगी क्या? नहीं। क्यों? उसकी इनकम ही टैक्सेबल नहीं है, ग्रॉस, पूरी की पूरी ग्रॉस इनकम पर ही टैक्स नहीं लगा रहे हम, तो उसके एक्सपेंसेस भी अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने एक बेसिक प्रिंसिपल बनाया सेक्शन 14 कैपिटल ए में, क्या? जब आप अपनी टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे हो, तब एक बात का ध्यान रखना, क्या? नो डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर दैट एक्सपेंडिचर विच हैज बीन इनकर्ड टू अर्न एग्जम्प्टेड इनकम। एग्जम्प्टेड इनकम को कमाने के लिए किया गया खर्चा अलाउ नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ टैक्सेबल इनकम को कमाने के लिए किया गया खर्चा ही अलाउ होगा। ठीक। अब इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 4, इसमें क्या लिखेंगे कि इनकम पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। मैंने बोला कि किसी न किसी सेक्शन में, एक्ट के अंदर भी किसी न किसी सेक्शन में अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि इनकम टैक्स लगाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो पब्लिक ऑब्जेक्शन करेगी कि गवर्नमेंट के पास तो एक्ट के अंदर ही अथॉरिटी नहीं है टैक्स लगाने की, और विदाउट अथॉरिटी गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। इसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी इनकम टैक्स चार्ज करने के लिए चार्जिंग सेक्शन होना चाहिए। तो इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4। इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4। इसके अंदर क्या लिखा गया? इसके अंदर यहां से लेकर यहां तक जो बातें लिखी गई हैं वो आपको पॉज कर करके पढ़नी पड़ेगी। मतलब इस पूरे सेंटेंस के आपको टुकड़े करने पड़ेंगे। तो क्या लिखा है देखिए, इनकम टैक्स शेल बी चार्ज्ड, इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा किस पर? फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। मतलब हम टैक्स चार्ज कब करेंगे? असेसमेंट ईयर, हर असेसमेंट ईयर में हम इनकम टैक्स चार्ज करेंगे। लेकिन ये इनकम टैक्स जिस इनकम पर चार्ज होगा वो प्रीवियस ईयर की इनकम होगी। टैक्स कैलकुलेशन तो हम असेसमेंट ईयर में करेंगे, लेकिन वो टैक्स कैलकुलेशन हम जिस इनकम पर करेंगे वो तो प्रीवियस ईयर की होगी। तो क्या लिखा है? ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन ऑफ ए प्रीवियस ईयर। मतलब इनकम तो प्रीवियस ईयर की है, उस पर टैक्स चार्ज कब हो रहा है? असेसमेंट ईयर में। और उसके लिए टैक्स रेट्स क्या लेंगे हम? एट द रेट और रेट्स एज प्रेस्क्राइब्ड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट। मतलब क्या बात हो रही है कि नॉर्मल इनकम पर टैक्स लगाने के लिए हमको रेफर करना होगा एनुअल फाइनेंस एक्ट। पढ़ा था हमने कि ये रहा, नॉर्मल इनकम पर टैक्स रेट्स के लिए हमको फाइनेंस एक्ट रेफर करना पड़ेगा। फिर मैंने एक बात बोली थी कि स्पेशल इनकम पर टैक्स रेट के लिए हमको फाइनेंस एक्ट रेफर नहीं करना होगा। तो क्या रेफर करना होगा? आगे दे रखा है कि सब्जेक्ट टू स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स प्रेस्क्राइब्ड इन दिस एक्ट। वो तो एक्ट के अंदर ही दे रखी है। इसका मतलब मैंने बोला कि आपको टैक्स रेट के लिए क्या देखना होता है? टैक्स रेट्स के लिए कि नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम पर टैक्स रेट के लिए क्या देखना होगा? फाइनेंस एक्ट। लेकिन
स्पेशल इनकम पर टैक्स रेट के लिए क्या रेफर करना होगा? एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। समझे बात? तो सेक्शन 4 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है, इनकम टैक्स, पूरे इनकम टैक्स एक्ट का चार्जिंग सेक्शन। इसमें क्या लिखा? इनकम टैक्स शैल बी चार्ज्ड फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। मतलब टैक्स तो हम एवरी असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो कैलकुलेट किस पे होगा? ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन ऑफ ए प्रीवियस ईयर। टोटल इनकम प्रीवियस ईयर की लेंगे, और टैक्स रेट के लिए हम क्या रेफर करेंगे? नॉर्मल इनकम के टैक्स रेट के लिए हम फाइनेंस एक्ट रेफर करेंगे, और स्पेशल इनकम पर स्पेशल टैक्स रेट होती है और वो एक्ट के अंदर ही होती है। ठीक है, फिर अब हम आते हैं इंडिया को समझते हैं। क्या होता है इंडिया? इंडिया की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 25A में दे रखी है। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है, बट उसको आसान करने के लिए हम डायग्राम यूज करते हैं। डायग्राम बना के समझते हैं। देखिए, इन जनरल आपसे कोई पूछता है इंडिया क्या है, आप बोलोगे कि जो जमीनी हिस्सा है इंडिया का वो इंडिया है। मतलब आप तो कोई पूछेगा जमीनी हिस्से का मतलब, आप बोलोगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एरिया लिख रखा होगा कि यहां से यहां तक एरिया इंडिया का है, तो वो जमीनी हिस्सा जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है कि ये इंडिया है, तो वो जमीनी हिस्सा इंडिया है ही। तो इंडिया का मैं फॉर्मल डायग्राम नहीं बनाता पूरा ऐसे वाला, ठीक है। जमीनी हिस्सा सपोज ये है, ये जमीनी हिस्सा है। इसके बाद समुद्र शुरू हो जाता है, इसके बाद समुद्र शुरू हो गया, तो ये जमीनी हिस्सा तो इंडिया है ही, इस बारे में कोई डाउट ही नहीं है। मतलब जमीन पर तो इंडिया है ही। अब दूसरा सवाल, पानी में इंडिया कहां तक है? पानी में भी इंडिया कहां तक है? तो हम समझते हैं जमीनी हिस्सा तो इंडिया है ही, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पानी के अंदर जहां से समुद्र शुरू होता है, तो इसको हम जो जहां जमीनी हिस्सा खत्म होता है ना, उसको हम बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन, जहां जमीनी हिस्सा खत्म होता है। इसके बाद समुद्र शुरू होता है, सी एरिया। तो समुद्र में फिर आगे चलते हैं, पानी में कहां तक इंडिया है? तो बेस लाइन से 12 न्यूटिकल माइल तक, 12 न्यूटिकल माइल। आप बोलोगे सर मेरे को नहीं समझ आ रहा, न्यूटिकल माइल आपने बोला, क्या होता है न्यूटिकल माइल? पहले ये समझाओ तो मेरी गाड़ी आगे बढ़े, नहीं तो मेरे को तो अभी से ही समझ में आना बंद हो गया। तो पहले न्यूटिकल माइल का मीनिंग समझ लेते हैं, क्या होता है। ये एक मेजरमेंट यूनिट है। जैसे दूध लीटर में मापा जाता है, कपड़ा मीटर में मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। वैसे ही समुद्र के अंदर हम मेजरमेंट कैसे करेंगे? एक तो डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, लेकिन पूरी तरह से डिस्टेंस को भी ध्यान में नहीं रखा जाएगा। रीजन, जैसे जैसे समुद्र में हम आगे बढ़ते हैं गहराई और बढ़ती जाती है। तो समुद्र में अगर हम डिस्टेंस का मेजरमेंट सिर्फ डिस्टेंस को देख के करेंगे तो सही नहीं होगा, उसके लिए हमें गहराई को भी देखना होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला डिस्टेंस और गहराई, इन दोनों का हम कंबाइंड इफेक्ट देते हुए एक नई मेजरमेंट यूनिट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूटिकल माइल्स। वैसे मैं बता दूं, एक न्यूटिकल माइल के अंदर, एक न्यूटिकल माइल बेसिकली होता क्या है? 1.853 किलोमीटर के बराबर होता है।
1 न्यूटिकल माइल बराबर होता है 1.853 किलोमीटर के बराबर। तो न्यूटिकल माइल क्लियर हो गया। तो 12 न्यूटिकल माइल्स तक क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेसलाइन के बाद से 12 न्यूटिकल माइल्स तक, इसको बोला जाता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है। इसका अगला मतलब यहां एंड होने के बाद और 12 न्यूटिकल माइल्स, वो कहलाता है इंडियन कॉन्टिजियस जोन। इंडियन कॉन्टिजियस जोन, ठीक है। और तो अब आप पूछोगे सर पानी में इंडिया कहां तक है, जहां तक टेरिटोरियल वाटर है वहां तक है या कॉन्टिजियस जोन तक है? मतलब बेस लाइन से क्या 24 न्यूटिकल माइल्स तक इंडिया है क्या? तो मैं बताऊं आपको, पानी में इंडिया है आपके बेस लाइन से, बेस लाइन को ही ध्यान में रखें, बेस लाइन से 200 न्यूटिकल माइल्स तक, यहां तक इंडिया है पानी में। 200 न्यूटिकल माइल्स तक है पानी में आपके इंडिया। ये 200 न्यूटिकल माइल्स तक का एरिया क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब है इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां तक है। इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां तक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी कुछ होता है क्या? 200 न्यूटिकल माइल्स के बाद, इसके बाद इंडिया खत्म, पानी में इंडिया 200 न्यूटिकल माइल्स तक ही है। इसके बाद इंडिया खत्म, इसके बाद हाई सी शुरू हो जाता है, हाई सी, और जहां पर ऑल कंट्रीज का इक्वल राइट होता है। तो पानी में तो इंडिया 200 न्यूटिकल माइल्स तक ही हुआ। ये वर्ड यूज क्यों किया गया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? मैंने बोला इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां तक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले जब कोचिंग पढ़ाते थे और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते थे तो पड़ोसियों को बहुत परेशानी होती थी कि स्टूडेंट्स अपना व्हीकल पार्क करते थे तो पड़ोसियों को डिस्टर्ब होता था, ठीक है। और तब बैचेस भी सुबह 6 बजे शुरू हो जाते थे। उस टाइम क्या हुआ, मेरे पड़ोसी के यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। मेरे घर के बाहर इन जनरल काफी सारा एरिया खाली छोड़ रखा है। क्यों? स्टूडेंट्स व्हीकल पार्क करते हैं, तो वो खाली छोड़ रखा है। तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है पड़ोसी के यहाँ पर। उसने क्या किया, रात को ट्रक आए पत्थर वगैरह बजरी वगैरह लेकर, तो उसने देखा कि मेरे घर के बाहर काफी एरिया खाली पड़ा है। उसने सारा पत्थर वगैरह बजरी वगैरह वहां पर अनलोड करवा दिया। सुबह जब मैं उठा मैंने कहा, जाके देखा तो अब दिमाग में एक ख्याल आया कि स्टूडेंट्स व्हीकल कहाँ पार्क करेंगे। मैं गया उनके पास कि ये क्या किया, मेरे घर के सामने क्यों रखवा दिए ये सब। उन्होंने बोला ये जमीन आपके पट्टे में लिखी हुई है क्या? ये जमीन आपके पट्टे में लिखी हुई है क्या? ये तो गवर्नमेंट की जमीन है, हम कुछ भी करें, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, जमीन गवर्नमेंट की है। बात समझ में आ गई, आपको भी समझ में आई है ना कि ये बात, ये गवर्नमेंट की जमीन है, ठीक है।
अब स्टूडेंट आएंगे तो मैं उनको बोलूंगा व्हीकल आपके घर के सामने पार्क कर दे, क्योंकि वो जमीन भी गवर्नमेंट की है। तो बोले नहीं नहीं मैं हटवाता हूं, हमें दिक्कत होगी कंस्ट्रक्शन के काम में। मैंने कहा क्यों, वो तो गवर्नमेंट की जमीन है ना। तो अब उसे समझ आया कि हाँ, अब मेरे समझ आ गई ये बात। मैंने कहा कि मेरा जो पट्टे में लिखा हुआ एरिया है वो तो मेरा है ही, लेकिन मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट उससे भी आगे है। ठीक है, तो उसी पैटर्न पर इंडिया सिर्फ जमीनी हिस्से तक नहीं है। कहां तक है? पानी में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक, मतलब 200 न्यूटिकल माइल्स तक है। ठीक है, तो जमीन पर तो समझ आ गया इंडिया कहां तक है, पानी में समझ आ गया इंडिया कहां तक है। अब एक बात यह समझो, तीसरा सवाल, सर आसमान में इंडिया कहां तक है, वो भी समझना पड़ेगा ना। आसमान में इंडिया कहां तक है? आसमान जो जमीनी हिस्से के ऊपर का आसमान है वो तो इंडिया है ही, और पानी में भी कुछ आसमान, कहां तक का? इंडियन टेरिटोरियल वाटर तक के ऊपर का आसमान। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एयर स्पेस। एयर स्पेस, तो एयर स्पेस जो जमीनी हिस्से के ऊपर है और जो इंडियन टेरिटोरियल वाटर के ऊपर वाला आसमान है वो इंडिया है। मतलब पानी में इंडिया कहां तक है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक। लेकिन आसमान में इंडिया कहां तक है? इंडियन टेरिटोरियल वाटर तक ही, और इंडियन टेरिटोरियल वाटर तो बेस लाइन से 200 न्यूटिकल माइल्स तक ही होता है। कितना? 12 न्यूटिकल माइल्स तक ही होता है, टेरिटोरियल वाटर्स तक ही होता है। तो जमीन के ऊपर का आसमान और टेरिटोरियल वाटर के ऊपर का आसमान उतना ही इंडिया है। मतलब आसमान में इंडिया और एक्सटेंड नहीं करता है। ठीक है, अब एक तीसरी बात और समझते हैं कि ठीक है, पानी में तो समझ आ गया, आसमान में भी समझ आ गया, लेकिन ये जो समुद्र है इसके नीचे भी तो कहीं ना कहीं कोई जमीन होती होगी, जिसको हम बोले हिंदी में समुद्री धरातल, और अगर इंग्लिश में बोले तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो समुद्री धरातल है वो भी इंडिया है। तो इंडिया की फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। इंडिया की फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। इंडिया की डेफिनेशन क्या है? इंडिया मींस मतलब डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है? एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव मतलब क्या? देखो, किसी भी डेफिनेशन, कोई भी डेफिनेशन या तो शुरू होगी मींस से या इंक्लूड्स से, कुछ कुछ मिक्स डेफिनेशन भी हो सकती हैं। एक ऐसी डेफिनेशन हमने पढ़ भी ली, मिक्स वाली, एसएससी वाली, जिसमें दो पार्ट थे, मींस वाला पार्ट अलग, इंक्लूड्स वाला पार्ट अलग। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो क्या है? एग्जॉस्टिव है, मतलब जितना लिखा है उतना ही। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब जमीनी हिस्सा इंडिया है। अब जमीनी हिस्सा कहां तक है हमें क्या पता पड़ेगा? तो उसके लिए हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 देखना होगा। उसमें जितना एरिया इंडिया का लिखा हुआ है जमीनी हिस्सा, वो इंडिया है। ठीक है, अब सेकंड, टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर कहां तक होता है? 12 न्यूटिकल माइल तक होता है। ठीक है, मतलब पानी की बात कर रहे हैं, इंडिया यहां तक है। फिर क्या बोल रहे हैं? उस वाटर के अंडरलाइंग जो सी बेड है और सब सॉइल है। सी बेड मतलब समुद्री धरातल, और सब सॉइल मतलब
उसके ऊपर की मिट्टी वो भी इंडिया है। तो कुल मिलाकर समुद्री धरातल जो टेरिटोरियल वाटर के नीचे है वो इंडिया है। फिर बोल रहे हैं और आगे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके लिए कानून बना हुआ है, लंबा चौड़ा नाम है उस कानून का, टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन, पूरी एक लाइन कानून का इतना लंबा चौड़ा नाम है। इस कानून के अंदर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बताया गया है, अच्छा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो 200 न्यूटिकल माइल्स तक होता है, उसके नीचे जो समुद्री धरातल है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो भी इंडिया है। ठीक है, तो जमीन समझ आ गई, इंडिया है। पानी में समझ आ गया, पानी के लिए ये 2 पॉइंट हो गए, बी और सी। फिर आसमान में कहां तक है, एयर स्पेस, एयर स्पेस चेक करना कहां का है, अबो इट्स टेरिटरी, मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया के ऊपर का आसमान। इसके अलावा टेरिटोरियल वाटर के ऊपर का आसमान भी इंडिया है। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात और, कल को आप जब फाइनल में आओगे आप इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एक बात और पढ़ोगे कि ये बेस लाइन से 24 न्यूटिकल माइल्स तक जो एरिया है वो क्या कहलाता है, मतलब बेस लाइन से आप दोनों को मिला लो, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया और इंडियन कॉन्टेजियस जोन दोनों को मिला लो, 12 + 12, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इंडियन कस्टम्स वाटर। ये जब आप सीए फाइनल में कस्टम ड्यूटी पढ़ोगे, कस्टम, तब आप पढ़ोगे कि बेस लाइन से 24 न्यूटिकल माइल्स तक इंडियन कस्टम वाटर होता है। तो आप बोलोगे ये कस्टम वाटर का क्या मतलब है। देखिए कोई भी मान लो बेस लाइन के बाद से कोई शिप है, स्मगलिंग करके कोई स्मगलर शिप में भाग रहा है, बोट पर शिप पे भाग रहा है, तो कोई भी कस्टम ऑफिसर उसको कहां तक पकड़ सकता है, 24 न्यूटिकल माइल्स तक, मतलब इंडियन कस्टम वाटर तक ही कोई भी कस्टम ऑफिसर उसको पकड़ सकता है। इसलिए 24 न्यूटिकल माइल्स तक के एरिया को क्या बोला, इंडियन कस्टम्स वाटर। कल को कोई बोले इंडियन कस्टम्स वाटर क्या होता है बताइए, तो आप बोलोगे 12 न्यूटिकल माइल्स जो इंडियन क्या कहलाता है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर प्लस अगला 12 वो क्या कहलाता है, इंडियन कॉन्टेजियस जोन, वो दोनों मिला के होता है इंडियन कस्टम्स वाटर। ठीक है, अच्छा अब एक और बात समझाना चाहता हूं, पानी में इंडिया को यहां एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक क्यों रखा गया, क्या लॉजिक है। जैसे मैंने बोला मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट मेरे घर के बाहर जो जमीन है उसके आगे तक है, तो गवर्नमेंट का इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक कैसे है, प्रूव करो कि गवर्नमेंट का इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां तक है, प्रूव करो। प्रूव करते हैं अभी। देखिए ये जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वहां पर गवर्नमेंट बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स लगाती है, बड़े बड़े क्यों लगाती है, यहां नीचे गैस रिजर्व्स होते हैं, गैस निकलता है, पेट्रोल निकलता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है यहां से जो गैस है, नेचुरल गैस और ऑयल एक्सट्रैक्शन करके इंडिया में जमीनी हिस्से में लेकर आती है। ठीक है, तो इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां तक हुआ, तो 200 न्यूटिकल माइल्स तक क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अच्छा अगर यहां तक इंडिया नहीं बताते पानी में, यहां तक अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक पानी में इंडिया नहीं बताते ना, तो एक और प्रॉब्लम हो जाती,
क्या प्रॉब्लम हो जाती? आज अगर कोई गैस कंपनी यहां से ऑयल और गैस निकाल कर जमीनी हिस्से में लेकर आती तो गवर्नमेंट बोलती ये इंपोर्ट है, इस पर इंपोर्ट ड्यूटी दे दो, इस पर इंपोर्ट ड्यूटी दे दो, ये इंपोर्ट है। ठीक है, तो इसे इंपोर्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? इंडिया तो अब यहां तक है पानी में। इस पर्पस से इंडिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक एक्सटेंड किया गया पानी में। मकसद ये था कि कल को हम ऑयल और गैस एक्सट्रैक्शन करके जमीनी हिस्से पर लेकर आएंगे, गवर्नमेंट बोल दे ये इंपोर्ट है, तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो ड्यू टू इन सब प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से इंडिया को पानी में एक्सटेंड कहां तक किया गया? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक। समझ आ गई बात? याद रहेगी डेफिनेशन इंडिया की। क्लॉज क्या है इसका? सेक्शन 2 क्लॉज 25A। अब एक छोटी सी बात, जब भी आप किसी एसएससी की इनकम निकालोगे, उसकी इनकम में आप क्या क्या लोगे? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, उसकी इंडिया में भी इनकम है, फॉरेन में भी इनकम है, तो आप कौन सी इनकम उसकी उठाओगे? इंडियन इनकम भी काउंट कर लोगे, फॉरेन इनकम भी काउंट कर लोगे, कौन सी इनकम उठाओगे आप? इन जनरल आप बोलोगे इंडियन इनकम उठाएंगे हम, फॉरेन इनकम नहीं उठाएंगे। लेकिन एक खास बात बताता हूं आपको, इनकम टैक्स में किसी पर्सन, आप जब रिटर्न फाइल करोगे, आर्टिकलशिप में जाओगे पहले, तो रिटर्न फाइल करवाएंगे बॉस आपसे, तो रिटर्न के अंदर 2 कॉलम होते हैं। क्या? एक तो होता है स्टेटस, एक होता है रेजिडेंशियल स्टेटस। ये जब रिटर्न फाइल करोगे उसमें देखोगे आप, उसका मीनिंग बता देता हूं थोड़ा सा। स्टेटस का मीनिंग होता है वो पर्सन इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है, वगैरह वगैरह। ये बात तो कहलाती है स्टेटस। और रेजिडेंशियल स्टेटस क्या कहलाता है? रेजिडेंशियल स्टेटस का मीनिंग होता है वो पर्सन इंडिया में नॉन रेजिडेंट है क्या, या इंडिया में रेजिडेंट है। चेक करना पड़ेगा वो इंडिया में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए, काफी सारे क्राइटेरिया हैं, सारे नहीं उठाऊंगा, रीजन रेजिडेंशियल स्टेटस अपने आप में एक अलग चैप्टर है। उस चैप्टर की सारी बातें मैं अभी नहीं बताऊंगा, सेपरेट चैप्टर है, वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट उठाता हूं। अगर कोई पर्सन ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब 22-23 में, उसकी इंडिया में प्रेजेंस अगर 182 डेज की होगी, कम से कम एटलीस्ट 182 डेज की उसकी इंडिया में प्रेजेंस है, कब? ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब 22-23 में, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। और अगर उसकी 182 डेज की इंडिया में प्रेजेंस नहीं है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, फिर गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज क्लासिफिकेशन, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। अगर पता पड़ता है कि रेजिडेंट हो, तो फिर सेकंड स्टेज का भी क्लासिफिकेशन होगा। सेकंड स्टेज का क्लासिफिकेशन कैसे? कि आप पता पड़े रेजिडेंट हो, तो फिर चेक करेंगे ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो। रेजिडेंट कब बनते हैं? इंडिया में कम से कम कितने दिन की प्रेजेंस हो? 182 डेज की। ठीक है, इससे कम प्रेजेंस हुई तो आप नॉन रेजिडेंट हो। ये ओआर कैसे पता पड़ता है? एसएससी ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, ये कैसे पता पड़ता है? करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ो, 22-23 को छोड़ो, उससे पिछले 7 साल,
तो मैं इस बात को ऐसे लिखता हूं कि पिछले पास्ट 7 ईयर्स में अगर आपकी इंडिया में कम से कम 730 डेज के इंडिया में प्रेजेंस है, करंट प्रीवियस ईयर 22-23 को छोड़ेंगे, उससे पुराने 7 साल उठाएंगे, उसमें हम चेक करेंगे इस पर्सन की इंडिया में प्रेजेंस कितनी थी, पूरे 7 साल का एग्रीगेट। अगर वो 730 दिन इंडिया में प्रेजेंस उसकी होती है, एक कंडीशन ये सेटिस्फाई हो, बट ये एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, प्लस वो पास्ट 10 ईयर्स में कम से कम 2 साल इंडिया में रेजिडेंट हो। 22-23 को छोड़ दो, करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, पिछले 10 साल की डिटेल पे जाओ, चेक करो पिछले 10 साल में ये कम से कम 2 साल इंडिया में रेजिडेंट था क्या, कम से कम। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए दोनों, तो वो पर्सन कहलाता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और दोनों ही ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 730/7 और 2/10, शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं 730/7 2/10। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है, दोनों ही नहीं होती है सेटिस्फाई, या एक सेटिस्फाई होती है एक नहीं होती है, तो ये NOR कहलाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब आप बोलोगे सर ये सब डिसाइड करके करना क्या हमको, आपने बोल दिया कि SSC का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करो कि वो रेजिडेंट है या नॉट, वो OR है या NOR है या NR है, 3 कैटेगरीज होती हैं, डिसाइड करो कि ये क्या है। डिसाइड हम कर भी लेंगे, उससे होगा क्या, एक नॉन रेजिडेंट को अपनी सिर्फ इंडियन इनकम पर टैक्स देना होगा, और अगर SSC ऑर्डिनरी रेजिडेंट हुआ ना, उसको अपनी इंडियन इनकम पे भी टैक्स देना होगा और फॉरेन इनकम पे भी इंडिया में ही टैक्स देना होगा, भले ही उस फॉरेन इनकम पर फॉरेन कंट्री में भी टैक्स लग गया हो। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि OR जो होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसकी इंडिया में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम। आप बोलोगे ये तो बहुत गवर्नमेंट की बदमाशी है, इंडियन इनकम पर ही टैक्स लेते ना, फॉरेन इनकम पर तो फॉरेन गवर्नमेंट ले ही रही है टैक्स, ठीक है। तो उसके लिए जब आप CA फाइनल में आओगे तब एक और बात आएगी, गवर्नमेंट ने दूसरी फॉरेन कंट्रीज के साथ DTAA कर रखा है। DTAA क्या, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कि उस फॉरेन इनकम पर वो फॉरेन कंट्री भी टैक्स ले रही है, इंडिया भी टैक्स ले रहा है, तो सेम इनकम पर दो कंट्रीज कैसे टैक्स ले सकती है। तो कोई पर्सन फॉरेन में कमाने ही क्यों जाएगा कि मेरे को तो एक इनकम पर दो कंट्रीज में टैक्स भरना पड़ेगा, तो ये ऐसी इनकम में कमाऊं ही क्यों। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला नहीं, SSC की दिक्कत को हम दूर करेंगे, उसको हम टैक्स में से बाद में रिलीफ देंगे। उसके लिए इंडिया की गवर्नमेंट दूसरी फॉरेन कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करती है। ये एक तरीके से टैक्स ट्रीटी है, टैक्स ट्रीटी, ठीक है। तो उसमें फिर फाइनल में पढ़ोगे सेक्शन 90, 90A और 91 में ऐसे पर्सन को टैक्स में से रिलीफ दी जाएगी, ठीक है। रिलीफ मिलेगी वो अलग बात है, रिलीफ मिलेगी वो अलग बात है, बट एक बार तो ये इनकम काउंट होगी। तो उसके लिए हम देखते हैं कि SSC कौन कौन सी इनकम पर टैक्स देने के लिए लायबल होगा, अपनी इंडियन इनकम पर या फॉरेन इनकम पर या ऑल इनकम पर। उसके लिए हम डिटेल में बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में, ठीक है। बेसिक बात तो हमने समझ ली, और एक्स्ट्रा बातें तो इस चैप्टर में ही होंगी। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।
कल से हम हाउस प्रॉपर्टी हेड शुरू करेंगे, ठीक है। उसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे। ये बेसिक पार्ट था, थोड़ा सा डेफिनेशन, थोड़ा सा थ्योरी लगा होगा आपको, बट कल से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला हेड हम उठाएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और एक बात क्लियर कर दूं कि ये सब्जेक्ट उस दिन से समझ में आना बंद हो जाता है जिस दिन से आप घर पे होमवर्क करना छोड़ देते हैं। इस चैप्टर में जिस दिन आप होमवर्क नहीं करेंगे, अगले दिन से समझ में आना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो प्रिकॉशन लेना है, होमवर्क तो रोज करना है जो टीचर आपको देता है, ठीक है। और दूसरा काम, वो होमवर्क करने से भी पहले आपको एक और काम करना है। जो भी क्लास में प्रोविजंस पढ़ाए गए हैं, सेक्शंस पढ़ाए गए हैं, उनको घर पे एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। क्लास में हो सकता है 1 घंटा पढ़ाया गया हो आपको, घर पे वही चीज आपको 10 मिनट के अंदर एक बार रिवाइज कर लेनी है, फिर उसके से रिलेटेड आपको होमवर्क करना है। इसके अलावा बहुत ज्यादा सेक्शंस आएंगे, सेक्शंस बहुत ज़्यादा आएंगे। कल से ही सेक्शंस शुरू हो जाएंगे और हर दिन हम तकरीबन एवरेज 3 सेक्शन समझेंगे। जब आप सेक्शन समझोगे, फिर एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, इतने सारे सेक्शन मैं याद कैसे करूं, मेरे से तो याद नहीं होते। तो याद करने का तरीका बता देता हूं आपको। हम कैसे करते थे वो बताता हूं। जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि इतने सेक्शंस याद कैसे हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, मैं डिस्कशन के दौरान बोलता जाऊंगा, इस सेक्शन में ये था, इस सेक्शन में ये था, इस सेक्शन में, आपके दिमाग में आएगा कि सर को इतने सेक्शन याद कैसे। तो मैं बताता हूं याद करने का तरीका। जैसे जैसे आप सेक्शन पढ़ते जाते हो, 3 सेक्शन मान लो हुए, आप हम कैसे करते थे, सुबह क्लास में पढ़ाया हुआ है, हमने एक बार पढ़ लिया, फिर उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के भी तरीके क्या है, सुबह ब्रश कर रहे हैं, रिवाइज दिमाग में कर रहे हैं। कौन से 3 सेक्शन पढ़े थे? इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन क्या था? सेक्शन 4, ठीक है। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन किसमें थी? सेक्शन 2 क्लॉज 34, रीड विथ सेक्शन 3, ठीक है। चलते फिरते आपको याद करना है, मतलब चल तो रहे हो आप, दूसरे काम निपटा रहे हो आप, लेकिन ये मशीन बरोबर चलनी चाहिए, ठीक है। कई लोग कहते हैं ये मशीन ज्यादा चलेगी तो खराब हो जाएगी। नहीं, ये मशीन जितनी ज्यादा चलेगी उतनी इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो याद करने का तरीका बता दिया मैंने। जो जो पढ़ाया जाए, 3 सेक्शन पढ़ाए, याद रख लिए, दूसरे दिन दूसरे 3 सेक्शन और पढ़ाए गए, तो फिर आपको क्या करना है, पूरे के पूरे 6 वापस। अगले दिन 3-4 और ऐड ऑन हो गए, फिर तब पूरे के पूरे 9-10 दोबारा। दिमाग में चक्री चलनी चाहिए, चक्री बरोबर चलेगी, सेक्शंस याद होते जाएंगे, ठीक है। मतलब धीरे धीरे आपको ये जो सब्जेक्ट है ना, ये एक तरीके से जहर का डोज है, ये धीरे धीरे आपको दिया जाएगा। जहर अगर धीरे धीरे दिया जाता है ना, तो आदमी मरता नहीं है। एक साथ दिया जाता है, आदमी मर जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप डोज लोगे, मरोगे तो नहीं। चलिए, आज की क्लास में इतना ही।